नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस में किताबों की दुनिया में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी युवा रचनाकार से, ऐसे रचनाकार से जो लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार योगदान दे रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। आज हमारे मेहमान हैं अभिनव चौहान। अब चौहान साहब का जो तखल्लुस है, जिस नाम से वो लिखते हैं, अभिनय अभिन्न के नाम से लिखते हैं और मुरादाबाद से हमारे यहाँ बातचीत करने के लिए यहाँ बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। और दिल्ली में ख़ास करके लोग जो जाम में फंस के आते हैं वो उनका दर्द अलग ही होता है। लेकिन अभी मौजूदा समय में वो 13 साल तक पत्रकारिता करने के बाद, हालांकि पत्रकारिता से इनका नाभिनाल का संबंध है, छूटेगा तो नहीं, लेकिन एक साहित्यिक पत्रिका है अविलोम जिसके सह संपादक हैं। तो मेरा सवाल, तो सबसे पहले तो स्वागत आपका बहुत बहुत। आपकी जो इनकी किताब है मेरे पास, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और तुम और अभिनव अभिन्न की जो एक किताब है इसके बारे में हम लोग सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि प्रेम कहानियाँ और प्रेम कहानियों के जीवन उधेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत अभिनव भाई। पत्रकारिता से आप साहित्य की तरफ जो गए हैं, कोई भी चीज़ तब तक नहीं चल सकती जब तक बाज़ार का सहारा न मिले। साहित्य को बाज़ार का कितना सहारा है अभी? मुझको लगता है कि पहले के मुकाबले अब साहित्य को बाज़ार का ज़्यादा सहारा है, और ख़ास तौर से जब से सोशल मीडिया आया है। ये अलग बात है कि साहित्य में बाज़ारवाद बढ़ गया है, लेकिन साहित्य को बाज़ार का सहारा भी उतना ही मिला है। फेसबुक हो, आप इंस्टाग्राम देखिए, आप यूट्यूब देखिए, इतने चैनल्स, इतने हैंडल्स बन गए हैं जो साहित्य को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। आप देखिए कि शॉर्ट नोट्स के साथ, कुछ हल्की वॉइस ओवर के साथ लोग अपने विचार रख रहे हैं। एक तरीके से वो फिक्शन ही है। लोग कविता में कुछ कह रहे हैं, वो चाहे अतुकांत है, चाहे तुकांत है, चाहे शायरी है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कुछ अपने मन की बात कहें, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से। वो सारी चीज़ें अब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। पहले क्या होता था कि एक शेर लिखा गया, किसी शायर ने लिखा, और उस शेर को सफ़र करते 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 करीब 5, 7, 10 बरस हो जाते थे, तब जाके वो उत्तर प्रदेश के ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंच पाता था। अब ऐसा नहीं है। हाँ, इसके ख़तरे तो ज़रूर हुए हैं। जैसे मदन मोहन दानेश जी एक बड़े शायर हैं, उन्होंने ये बात कही भी कि रातों रात की जो सफलताएं हैं वो बड़ी जो है मुश्किल जो है नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि आप रातों रात स्टार बनते हैं और फिर अगली रात ख़त्म भी हो जाते हैं। पहले ज़माने में जो शेर बहुत लंबे समय तक सफ़र करता था, जो कविता या गीत बहुत लंबे समय में अपना एक मुकाम हासिल करती थी, वो बहुत लंबे समय तक टिकी भी रहती थी। आप देखिए संतोष आनंद जी हों, चाहे गीत कुंवर आपके गोपाल दास नीरज जी हों, उर्मिला संगदर हों, शायरों में आप बात करें तो फिराक गोरखपुरी हैं, जोश मलिहाबादी हैं, इनके शेर अब तक बने हुए हैं। ऐसे आपको वर्तमान में बहुत सारे शायर, कवि और लेखक मिल जाएंगे जो कल लिखते हैं, रातों रात फेमस होते हैं, अगले दिन ख़त्म हो जाते हैं। तो बाज़ार का सहारा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन हाँ, साहित्य में बाज़ारवाद बढ़ा है, इस बात से आप इनकार नहीं। तो बाज़ार आपको चाहिए, लेकिन बाज़ारवाद नहीं चाहिए। हाँ, बाज़ार उतने हद तक होना चाहिए जब तक कि केवल साहित्यकार की रोजी रोटी चलती रहे। वो एक तरीके से मतलब वो प्रसिद्धि का जो मुकाम होता है या स्वीकार्यता का जो मुकाम होता है वो होना चाहिए। जैसे मैंने भी साहित्य, मेरी हमेशा से रुचि रही साहित्य में, लिखने पढ़ने की। मैं पढ़ा हूँ, पढ़ता रहता हूँ, इसके बिना मुझे चैन भी नहीं मिलता है। मैं पत्रकारिता में आया, पत्रकारिता में रहते हुए भी मैंने साहित्यिक पत्रकारिता, जब हार्डकोर मीडिया से जुड़ा रहा था, एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र थे अमर उजाला जैसे, तब मैं भी उस समय वक्त भी संस्कृति की, कला की, इनकी खबरें करता था, बहुत शिद्दत के साथ करता था। अब मैं अविलोम में आया हूँ तो प्योरली साहित्य की ही बात करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं केवल इसी पर टिका हूँ। इसके अलावा मैंने अपना व्यापार शुरू किया है ताकि मेरे को किसी पर निर्भर ना होना पड़े। साहित्य मेरे लिए कमाई का जरिया नहीं है। अच्छा, मैं उसको एक शौक के तौर पे लेता हूँ। वो मेरी मतलब रुचि भी है और वो मेरी ज़रूरत भी। उसके बिना शायद मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इसलिए रोज़ी रोटी के लिए कुछ दूसरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसके लिए ये है। मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या साहित्य हिंदुस्तान में, हिंदी और उर्दू साहित्य रोज़ी रोटी का जरिया बन सकता है कि नहीं? कोई फुल टाइम राइटर हो सकता है कि नहीं? फुल टाइम पत्रकार हो सकता है, फुल टाइम राइटर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हमारे सामने उदाहरण है हमारे कुनबे के बड़े नरेंद्र कोहली जी। उनका तो इसके अलावा कोई काम था ही नहीं लेखन के अलावा। वो
बहुत प्रोफेशनल तरीके से रहते थे, और सब जो लोग उनको बहुत करीब से जानते वो जानते हैं, वो अपने सुबह 10 बजे, जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, वो अपना 10 बजे अपने स्टडी रूम में, राइटिंग रूम में आ जाते थे, और रात दोपहर में लंच के लिए उठते थे, और उसके बाद फिर शाम तक बैठ करके काम करते थे, फिर शाम को जाते थे ऊपर। तो फुल टाइम राइटर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल लेखन से ही जिन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। रामधरस मिश्र जी उनमें एक बहुत बड़ा नाम है, उनमें आप देखें कि, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कुछ नाम गिनवा रहे हैं, नरेंद्र कोहली का, रामधरस मिश्र का, अभी नए में नीलोत्पल मृणाल हैं जो शायद 1 लाख कॉपी उन्होंने बेची है। बहुत मुश्किल से 1 लाख कॉपी बेचने वाले लोग हैं। तो सवाल ये है कि क्या अभी भी, मेरा सवाल वहीं पे अटका हुआ है कि कुछ उंगलियों पे गिने हुए नाम हैं जो फुल टाइम राइटर हैं, बाकी लोग या तो प्रोफेसर हैं या कोई और नौकरी करते हैं या आपकी तरह कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है? नहीं, ये स्थिति मुझको लगता है कि अंग्रेजी में भी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोफेसर नहीं है, वो भी कॉलेज में पढ़ाते हैं। नहीं, किसी ना किसी चेतन भगत ने तो बहुत सारी नौकरियां छोड़कर फुल टाइम राइटिंग अपना ली। सर तो देखिए मंजीत जी, वहां तक पहुंचने में भी हिंदी को थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप अगर चेतन भगत से तुलना करना चाहें हिंदी की, तो उसके लिए मैं सीधे लेखकों की बात नहीं करूंगा। हाँ। उसके लिए पाठकों की भी बात है। अच्छा। आप देखिए, अंग्रेजी की किताब आप फ्री में मांग कर देखिए लेखक से, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। हाँ। अंग्रेजी की किताब आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। हिंदी का पाठक चाहता है कि उसको किताब मुफ्त में मिले तब वो पढ़े। ये अच्छी बात है कि अब जो नए पाठक आ रहे हैं, जो युवा पाठक आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पुस्तक मेला में आते हैं, पुस्तक मेले से किताब खरीद के ले जाते हैं, पढ़ते हैं। वो अमेजन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन दूसरे पोर्टल से ऑर्डर करते हैं, पढ़ते हैं। वो ऑर्डर करके पढ़ना चाहते हैं। लेकिन पहले आप पाठक देखेंगे, या अभी भी जो वरिष्ठ पाठक है, आप उनसे चर्चा कीजिए तो वो कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छी किताब है, बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद वो ये इंतजार करते हैं कि लेखक आए, मिले, उनको किताब की प्रति भेंट करे, तब वो पढ़ेंगे। तो ये अंतर है। ये हिंदी समाज की हिंदी के किसी साहित्यकार को आपको चेतन भगत बनाना है तो आप आदत डाल लीजिए किताबों को खरीदने की। अच्छा, एक आपने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइट्स की बात की, क्या ऐसे साइट्स के आने से, के प्रचलन में आने से किताबों के बिकने पर कोई फर्क पड़ा है? जैसे आप अविलोम की 7वीं, आपने शायद 7वां अंक अभी आपने हाल ही में प्रकाशित किया है। अविलोम 3 महीने में छपती है जी। 3 महीने में छपने वाली एक साहित्यिक पत्रिका है। जाहिर है उसको हर महीने निकालने में उसका जो खर्च है वो भी बड़ा मुश्किल से निकलता होगा। तो अविलोम को 3 महीने में अभी 7वां अंक इन्होंने निकाला है। ये जो अविलोम की जो यात्रा है, जो सफ़र है, मैं एक तरह से उसको कामयाब होता हुआ एक पत्रिका के तौर पर देखता हूँ। मैं हर प्रति पढ़ता हूँ अभिनव भाई के सौजन्य से। तो चौहान साहब, क्या कहीं ऐसा लगता है कि लोग लेखन दोनों तरफ का है, पहले मुर्गी या पहले अंडा वाला सवाल खड़ा होता है कि पहले पत्रिका छपेगी, बिकेगी, तब लेखकों को मानदेय या पारिश्रमिक देंगे। लेखक भेजता है कि यार इस पत्रिका से तो कुछ मिलता है नहीं या कम मिलता है, क्यों लिखूं? देखिए, कला से जुड़ी हुई जो भी विधा होगी, केवल मैं लेखन की बात नहीं कर रहा, कोई सी भी, आप चित्रकारी देख लीजिए, आप मूर्तिकार को देख लीजिए, ये सभी एक लंबा वक्त मांगते हैं। कला को स्वीकारता बहुत जल्दी से नहीं मिलती। हम जो है कोई पेशेवर नहीं है, मतलब हम वकील नहीं हैं, हम चिकित्सक नहीं हैं कि आज आप जो है प्रैक्टिस शुरू करिए, कल से आपके पास आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। लेखन को पहचान बहुत समय में मिलती है। कला के किसी भी क्षेत्र को पहचान बहुत समय में मिलती है। तो ये चीज़ पत्रिकाओं पर लागू होती है। पहले चूँकि बड़े समाज सेवी थे, उसके बाद जब वो उन्होंने साहित्यिक पत्रिका शुरू की और बदलाव आया, जब वो मीडिया घराने बन गए, तो उन्होंने, आप देखिए, बहुत सारी बड़ी पत्रिकाएं जिनमें कादम्बनी थी और दूसरी सरिता थी और तमाम पत्रिकाएं, वो धीरे धीरे शनै शनै बंद हो गई। अब जो कोशिश कर रहे हैं साहित्यिक पत्रिकाएं निकालने की, उनके पास चुनौतियां तो हैं ही उनके सामने, क्योंकि कागज़ महंगा है। मतलब अगर बाज़ार की आप बात करें शुद्ध रूप से, कागज़ महंगा, स्याही महंगी, उस पर GST, तमाम चीज़ें तो जो बाज़ार की होती हैं, छपाई को लेके बहुत सारी चीज़ें। फिर कई बार क्या होता है कि जब इसी बार हम बात करें लघु कथा अंक हमने निकाला विशेषांक, हमारे पास ऐसी तमाम लघु कथाएँ आई जिन लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा छांटने में हमारी संपादकीय टीम को कि वो उतनी मानक पर नहीं है जितने की पाठकों के बीच जाने चाहिए। तो कई बार होता है कि लेखन बहुत सारा हो रहा है, सभी लोग लिख रहे हैं, हर एक व्यक्ति के मन में अपने अपने भाव होते हैं, लेकिन वो पाठकों तक परिपक्व अवस्था में पहुंच पाए ऐसा लिखना, तो उसके लिए संपादकीय सहारा चाहिए ना।
बिल्कुल चाहिए। तो उसमें कई सारी हमने सही करके भी छापी जो ऐसी होनी चाहिए थी, जिसमें सुधार होना अच्छा, चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत जिस तरह से सोशल मीडिया जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि फेसबुक पे लोग कहानियाँ लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, बल्कि ट्विटर के साइज़ की कहानियाँ लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग शेर व शायरी कर रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उसका 90 सेकंड का, अब तो रील्स में। तो क्या इन सोशल मीडिया साइट्स के आने से लेखन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है? क्योंकि पहले ऐसा था कि बड़ी पत्रिकाएं हैं, हंस हैं या और कथादेश हैं या वागर्थ हैं, इनमें जो छपेंगे वो बड़े नाम होंगे तभी छपेंगे। और बड़ा कैसे होगा? कोई भागलपुर की कोई गृहिणी, कहलगांव में रहने वाली कोई गृहिणी कैसे छपेगी अगर वो घर में बैठ करके लिख रही है? क्या प्रतिभा को उस तरह से मौका मिल पाता था पहले जैसे अभी मिल रहा है सोशल मीडिया की वजह से? हाँ, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल जो है सहमति जताता हूँ कि सोशल मीडिया ने जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो नया सोचने वाले हैं, उनको अवसर दिए हैं, उनको एक नया आकाश दिया है। पहले एक कहना चाहिए कि मोनोपोली थी, कोटरी थी, बिल्कुल वैचारिक, बिल्कुल, कि आप उस खेमे के हैं तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब खेमे वाले भी छप रहे हैं और बिना खेमे वाले भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो अब प्रसिद्धि जो है वो प्रतिभा के बल पर मिलेगी, ये तय कर दिया है सोशल मीडिया के मानकों ने। आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आपको स्वीकार किए जाएंगे, आप अच्छा नहीं लिखते हैं तो आप नकार दिए जाएंगे। ये हो सकता है कि आपको खेमे वाले 5000 ना पढ़ें, बिना बगैर खेमे के 500 पढ़ लें, लेकिन वो 500 जब आपको स्वीकार करेंगे वो पूरे मन से स्वीकार करेंगे। वो उन खेमे वालों की तरह नहीं होंगे कि आपको हाँ जी तारीफ करनी ही करनी है, वो उस तरीके के नहीं होंगे। 500 भी अगर स्वीकार करेंगे तो वो 4 जगह जाकर के कहेंगे आप उसको पढ़िए, नया लिखने वाला है, वो अच्छा लिख रहा है। ऐसे सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे लोग देखे। आपकी किताब में तब से फिर से दोबारा मैंने पूरी पढ़ी है, 13 कहानियां हैं इसमें, और तुम, और कलेवर तो बड़ा सुंदर है, और कवर से देख के आपको पता चल जाएगा प्रेम कहानी है। तो प्रेम कहानी लिखते समय अगर कोई राइटर शुरू में ये डिस्क्लेमर दे दे कि इस कहानियों के सभी पात्र और घटनाएं और दृश्य काल्पनिक हैं, तो हम जैसा पत्रकार जो है वो शक करता है कि नहीं यार ये तो कहानियां सच्ची हैं। सच्ची है कहानियां। देखिए, डिस्क्लेमर बहुत सारी जगहों पर लगाया जाता है, तो डिस्क्लेमर लगाना जो है वो लेखक की मजबूरी होती है। प्रेम कहानियां क्या आत्मकथाएं होती हैं? हो भी सकती है, मना ही कुछ नहीं है। आत्मकथाएं भी हो सकती, मित्र कथाएं भी हो सकती, मित्र कथाएं भी हो सकती। हाँ, मतलब परकाया प्रवेश तो करते हैं, दूसरों के शरीर की कहानियां जो है, दूसरों की कहानियां जो है वो लेखक लिखता है अपनी मानकर, अपनी बनाकर। ठीक है। और कई बार अपनी कहानी भी दूसरों की बनाकर लिख देता है। अगर आपने कभी प्रेम नहीं किया तो प्रेम लिखना कितना मुश्किल है? प्रेम पर लिखना कितना मुश्किल है? प्रेम कहानियां, शायरी, मुझे लगता गजलें, है नज़में। प्रेम ना हो ये संभव नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको प्रेम ना हुआ होगा। और मैंने भूमिका में लिखा भी है, जो वैरागी होते हैं, विराग ले लेते हैं, वो भी किसी न किसी प्रेम में ही विराग लेते हैं, चाहे वो ईश्वर का प्रेम हो। लेकिन प्रेम के बिना जीवन नहीं चल सकता, ये मेरा मानना है। तो इसलिए आप ये अगर आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे कि हाँ किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ, किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ ही प्रेम हो तभी वो प्रेम माना जाएगा, तो थोड़ा सा प्रेम के दर्शन के बारे में मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ प्रेम जिसका, जो हम लोग सांसारिक अर्थों में प्रेम लगाते हैं कि एक पुरुष का एक स्त्री से, स्त्री का एक पुरुष के साथ, उसके बीच में फिर आप रिश्ता भी तो तय करेंगे। आप पुत्र और माँ को स्त्री और पुरुष मानते हैं क्या? नहीं मानते। दार्शनिक जवाब मिल रहा है मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? फिलहाल तक तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन हो सकती है, जिसके इंतजार में शायद ये लिख दी गई है। मतलब किताबें लिखी जा रही है। अच्छा, आप गजलें लिखते हैं जी, तो कुछ एक गजलें हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ एक गजलें, नज़में या कुछ शेर? नज़्म हम आपको सुना सकते हैं अगर इजाज़त हो। इजाज़त तो मुझको अपना मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। लीजिए मोबाइल का सहारा, क्योंकि आजकल यही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है वो लेखन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा लिखना हमारा कम हुआ है। एग्ज़ाम्स में भी अब ये होता है, मैं कई बार जो है कह दिया करता था कि साहब आप जो है वो टाइपिंग की थोड़ी व्यवस्था कर दें तो मैं अपनी जगह पड़ोसी का भी एग्ज़ाम लिख दूँगा। मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ। लखनऊ के जो आपके दर्शक होंगे मैं उनके लिए सुना देता हूँ। लखनऊ को वो ये बड़े अच्छे से समझ सकते हैं जो लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ का अपना एक मिजाज है, और देखिए ये
आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक लड़का जो किसी से प्यार करता है वो उस समय लखनऊ में है और वो लड़की भी लखनऊ में ही है और मुलाकात नहीं हुई है। आपने मेरी कई कहानियाँ जो पढ़ी हैं उनमें आपने देखा होगा कि सालों तक मुलाकात ही नहीं हुई है और अब तक अनदेखे प्यार में जी रहे हैं। तो वो अनदेखा प्यार हो सकता है, जो आप कह रहे हैं कि आत्मकथ्य भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखिएगा कि वो मुलाकात नहीं हुई है लेकिन वो उसी शहर में हैं दोनों, और बिना मिले वो लड़का वापस भी आ जाता है। तो ये छोटी सी एक नज़्म है कि इश्क मोहब्बत अदब लखनऊ, इश्क मोहब्बत अदब लखनऊ, चाय बंद और तलब लखनऊ, सुबह सुबह का शौक़ लखनऊ, हज़रतगंज और चौक लखनऊ, आज सुबह का सर्द लखनऊ, हरा भरा और जर्द लखनऊ, एक तुम्हारे होने भर से मुझको नया नया लगता है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। लखनऊ आपको नया नया इसलिए लग रहा है क्योंकि मोहब्बत बहुत पुरानी है। हाँ, पुरानी शराब की तरह। हाँ। अच्छा, मैं आपसे आपके बारे में मुझे एक जानकारी मिली है कि वसीम बरेलवी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपके और उनकी जीवनी आप लिख रहे हैं। हाँ, उनसे ईश्वर कृपा से ताल्लुकात नहीं, उनका आशीष बहुत है मेरे पर जी। 2015 से हमने ये कोशिश शुरू की कि मैं उनकी जीवनी लिखूं। काफ़ी समय उनको मनाने में लगा। हालांकि मेरे उनका जो प्यार मुझे मिलता रहा है वो मुझको मेरे विद्यार्थी जीवन से मिलता रहा है। एक आप कहीं नेट पर पढ़ेंगे तो मेरा एक छोटा सा आर्टिकल है वसीम साहब की अटैची, बड़ा दिलचस्प है। मैं उनसे आपसे मिलने का बहुत छोटे से उसमें किस्सा सुना देता हूँ। मैंने अपनी पत्रकारिता में शुरुआत की थी और बचपन से मुझे शायरी का बहुत शौक़ था। मेरे फूफा जी की वजह से मुझको कविताओं की तरफ झुकाव बहुत रहा है। तो जब मैं छोटा था तब मुरादाबाद, आप जानते हैं मुरादाबाद प्रसिद्ध है अपने शायरों के लिए, कविताओं के लिए। तो वहाँ पे राम त्यागी जी हुए हैं, दुष्यंत कुमार उसी मंडल से आते हैं, मंसूर उस्मानी जैसा नाजिम उसी शहर से आता है, महेश्वर तिवारी जैसे नवगीतकार आते हैं, वहाँ से मक्खन मुरादाबादी आते हैं, हुल्लड़ मुरादाबादी आते हैं, सबसे बड़ा शायर जिगर मुरादाबादी वहाँ से आता है। तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है मुरादाबाद में शायरी की। गालिब वहाँ पर गए हैं। तो ऐसे शहर से आने के कारण जाहिर सी बात है कि मेरा झुकाव कविता और शायरी की तरफ रहेगा। तो जिगर मंच जो मुरादाबाद का एक प्रसिद्ध मंच है और हर हिंदुस्तान का हर बड़ा शायर कभी चाहता है कि उसको एक बार जिगर मंच पे परफॉर्म करने का, प्रस्तुति देने का मौका मिले। तो वहाँ पे मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होता है। मैं छोटा था, करीब कक्षा 11-12 में था और मैं अक्सर जाता था। तो पीछे से बैठ करके मैं देखता था वसीम बरेलवी जी को, बाकी सब बड़े शायरों को। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि यार क्या मैं कभी उनसे मिल पाऊँगा, उनको इतने पास से ही देख पाऊँगा, छू पाऊँगा। इत्तेफाक से मैं अपने ग्रेजुएशन के समय से एक लोकल न्यूज़ चैनल हमने ज्वाइन किया और उस दिन मुशायरा था और मुझको हमारे जो ओनर थे उन्होंने कहा कि संपादक जी ने कि इनके साथ चले जाओ तुम, माइक, मैं बिल्कुल शुरुआती दिन थे कि माइक पकड़ लेना, भैया के साथ जाओ और वो इंटरव्यू होना है। तो मेरी खुशी का उस समय ठिकाना नहीं था जब मैं रूम में घुसा और वो देखा कि सामने वसीम बरेलवी जी बैठे, इंटरव्यू मुझे उनका करना था। तो मुझे केवल माइक पकड़ना था और कुछ नहीं। मैंने माइक पकड़ा, आ गया। उसके बाद मैं वो सब कुछ डीवी वगैरह दे के काम ख़त्म करके और मैं फिर लौट गया। बोले इंटरव्यू तो हो गया। मैं नहीं सर इंटरव्यू नहीं, बस मैं आपको जिगर मंच तक लेके जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। वो उन्होंने अपना अटैची पैक किया, अटैची उठा करके वो चलने लगे। मैंने अटैची हाथ में से ले ली। मैं सर मैं पकड़ूँगा। बोले नहीं मैं पकड़ूँगा। मैंने सर नहीं मैं पकड़ूँगा। मैंने उनकी अटैची ली, उनको मंच तक लेके गया, मंच से वो लौटे, उनकी अटैची फिर उठाई। आयोजक संयोजक जा चुके थे, मैं उनको स्टेशन तक छोड़ कर आया। उन दिनों रेलवे कवर करते थे, इत्तेफाक से उनके पास उनका उस समय का रिजर्वेशन जिस ट्रेन से था वो जा चुकी थी, नेक्स्ट ट्रेन में उनको भेजना था। तो हमको उनकी अटैची हमने दी, ADRM से बात की, उनको सीट वगैरह फर्स्ट AC में करवाई अपना। वो गए, जब वो वहाँ पर पहुँच गए वो मुझे नंबर अपना दे गए थे। जब वो पहुँचे बरेली, मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने सर आप पहुँच गए? बोले हाँ पहुँच गए। तुम सोए नहीं? मैंने सर अभी सोए नहीं, मैंने सोचा आप पहुँच जाएँ उसके बाद बात करें। तो वो पहली मुलाकात थी, उसकी शायद छाप उन पर पड़ी कि उस अटैची से रिश्ता मेरा ऐसा बना कि आज तक अगर वो मुरादाबाद आते हैं तो मुझको याद करते हैं। मैं जब भी उनके सामने होता हूँ किसी कार्यक्रम में, उनकी अटैची आज भी पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी अटैची उठाऊँ। ये और यहाँ से फिर रिश्ता निकला जब ये पता चला कि जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ हूँ वो पुश्तैनी रूप से उनके पिताजी का, उनके दादाओं का मोहल्ला वही है मुरादाबाद। वसीम बरेलवी जी बेसिकली, मैं आपके शो पे इस बात का खुलासा कर रहा हूँ जो किताब में भी लोगों को पढ़ने को मिलेगा, हालांकि बहुत सारे उनके करीबी लोगों को पता भी है। मूल रूप से मुरादाबाद से हैं, पैतृक रूप से। अच्छा। चूँकि बरेली उनका ननिहाल है, वहीं पर उनका जन्म हुआ, पले बढ़े,
तो उन्होंने अपने नाम के आगे बरेलवी इसलिए लगाया कि उनका कहना है कि मुरादाबाद के पास जिगर मुरादाबादी जैसा नाम है, तो बरेली के पास भी कुछ रहना चाहिए। तो वहाँ से 2000 फिर हमारी करीबी बहुत ज़्यादा हो गई, उनका प्यार बिल्कुल बड़े बुजुर्ग की तरह मिलता है। 2017 से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। कोरोना में सबसे ज़्यादा हमारी और उनकी बातचीत हुई, और इस बात को वसीम सर ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि मेरी सबसे ज़्यादा बातचीत अभी तक ज़िंदगी में किसी से हुई है तो परिवार के लोगों के बाद अभिनव से हुई है। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने इस बात को सर्टिफाइड किया है, और वो बहुत जल्द ही मेरी कोशिश है पूरी कि इसी साल वो बायोग्राफी आ जाए। और इसी साल का मतलब 2023 में ठीक है, हम उसको लाना चाहते हैं। और कुछ हिस्सा रह गया है, एक लंबा 1940 से लेकर के 2023 तक के वो सफ़रनामा होगा, और उसको इस ढंग से लिखा गया है कि लोगों को पकड़ते हुए वो जीवनी ना लगे। एक पत्रकार लिख रहा है तो वो एक लाइव प्रेजेंटेशन उसको लगे कि जीवंत है पूरा। कुछ वैसा ही लिखने की कोशिश की है, कितना सफल हो पाऊंगा ये पाठक ये तो ठीक है, वो तो हर आदमी कोशिश करता है। अभिनव भाई, एक सवाल ये है कि एक तरफ तो आप वसीम बरेलवी जैसे दिग्गज महारथी जिनके नाम की कस्में खाते हैं लोग वहाँ पे, दूसरी तरफ आप नए नए राइटर्स को छाप भी रहे हैं, आपका प्रकाशन हाउस भी है, पब्लिशिंग हाउस भी है। एक तो नए जो राइटर हैं, नई पॉज जो है उसमें नई वाली हिंदी को लेकर के बड़ा आग्रह है। नई वाली हिंदी क्या मुझे उसमें पूछना है आपसे, मैं सब लोग जितने भी हमारे मेहमान आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि नई वाली हिंदी क्या है, कहाँ तक चलेगी, नहीं चलेगी? नई हिंदी, पुरानी हिंदी, इसको मैं आज तक कभी समझा नहीं। मुझको लगता है कि भाषा का कोई ना तो सीमाएं होती हैं, ना उसका कोई एक खांचा होता है तय। आप बस स्वीकार्यता होती है उसकी, जो चलन में रहेगा वही भाषा जिंदा रहेगी। आप देखिए, संस्कृत से हम 5वीं पीढ़ी में हैं हिंदी। संस्कृत के बाद प्राकृत आती है, पाली आती है, अपभ्रंश आती है, तो ब्राह्मी लिपि भी बदलती गई है अब देवनागरी हो गई है। तो वो सब बदल रही हैं, भाषा पर मुझको लगता है कि कोई असर होता नहीं है, नई हो चाहे पुरानी हो। आपका एक देशकाल होता है, आप उसके शब्द स्वीकार करते हैं। जैसे मेरी नई वाली हिंदी से मेरा तात्पर्य ये था कि हिंदी में रोमन के शब्दों का इस्तेमाल, रोमन में, देवनागरी में नहीं, अंग्रेजी के रोमन। हाँ, उस लिपि पर, वो लिपि पर खतरा है। हिंदी की भाषा पर या बोली पर ऐसा मैं खतरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि भाषा में हर भाषा के शब्द है, आप नहीं स्वीकार कर सकते, आप ना पहचान सकते हैं कि आप कौन सा शब्द बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका नाश्ता तैयार होकर जब टेबल पर आता है और आप पैंट और शर्ट पहन के कुर्सी पे बैठते हैं, अपनी अलमारी में से पैंट और शर्ट निकालते हैं, पहनते हैं, दराज में से मोबाइल निकालते हैं, घड़ी निकालते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, मेज पर खाना होता है, आप इसमें से कुछ नहीं पहचान सकते। हिंदी कौन सी है? बिल्कुल इतनी भाषाओं, बाद में चॉकलेट खाते हुए निकलते हैं। हाँ, ठीक है, इतनी भाषाओं के शब्द हैं। अच्छा, मतलब हिंदी साहित्य जो है उसके साथ अभी साहित्य से मेरा शुद्ध हिंदी के जो पीछे लगे हुए ना कि हिंदी में को शुद्ध कर दो, शुद्ध, मैं उसके बहुत खिलाफ। नहीं, शुद्ध भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। हाँ, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। जो चलन है आप उसका एंजॉय कीजिए। जी जी। तो अब एक तो वसीम साहब की किताब जो है वो हो रही है, उसके अलावा क्या लिख रहे हैं आप? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी का दूसरा भाग भी अभी आना है। प्रेम बचा हुआ है अभी? हाँ, प्रेम बहुत बचा हुआ है, शायद बहुत कूट के भरा है, वो भी निकल नहीं पाया है। तो उस पर अभी इसका दूसरा भाग आना है। एक किताब जो है वो 100 सुबहें आ रही है मेरी, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसमें हर सुबह मैं कोई एक तुम है, जिसके लिए आपको पहला सवाल था उसके, तो उसके लिए गुड मॉर्निंग काव्य लिखा जाता है। अच्छा, ये जो एक नज़्म मैंने आज सुनाई है, ये आज तक किसी को मैंने सुनाई नहीं है, ये बस उन्हीं तक पहुंची है। तो ये नज़्म, इसके जैसी और सारी कई नज़में, कविताएं, तुकांत, गीत वो लिखे जाते हैं रोज़ सुबह एक, और कुछ छोटे संदेश। तो कुछ 50, 55, 60 नज़में और 40-50 संदेश, ये 100 दिन तक लिखे जाने हैं। और इनकी एक किताब 100 सुबहें आपके बीच जल्दी आने वाली है, और कोशिश रहेगी कि मेरे जन्मदिन तक या किसी तुम के जन्मदिन तक वो आ जाए तो बेहतर है। अब जो है हमारी बातचीत जो है काफ़ी ठीक ठाक चल चुकी है, हमारा समय जो है सीमित है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि इनकी जो तुम है, तुम
उन तक इनकी कविताएं, नज़में और जो संग्रह है वो पहुँचे, और वो तुम जो है इनकी इनको आप कह के पुकारे, राइट? नहीं, वो तो तुम ही कहें तो बेहतर ठीक है। है। देखिए, प्रेम पे बहुत ज़्यादा लिखा जा चुका है, सब लोगों ने प्रेम पर लिखा है, बड़े आज नहीं आदिकाल से, और मुझे लगता है कि जितना लिखा जाए उतना कम है। तो अभिनव जैसे लेखक प्रेम पर लिखते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत नफ़रत है, इसलिए प्रेम लिखा जाना चाहिए और नई पीढ़ी जो है प्रेम करना सीखे, ये अभिनव कहते रहे हैं और कहते भी हैं, इनके नज़मों के ज़रिए भी और अपनी कहानी, प्रेम कहानियों के ज़रिए भी। इनकी दोनों ही किताबों का हम पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए और आवाज़ द वॉइस को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव भाई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही रचनाकार के साथ जो ज़िंदगी के सच को, जो तल्ख भी हैं, मीठी भी हैं, उसको कागज़ों पर उतार रहे हैं। किसी भी कागज़ ज़रूरी नहीं है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लिख रहे हैं या किसी भी माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आज दीजिए विदा, मंजीत ठाकुर को नमस्कार।